साथियों नमस्ते। भारतीय जनता की आवाज़ से मैं संजीव गर्ग आज आपके साथ जो विषय लेके आया हूँ और विषय है स्टॉक मार्केट में आईपीओ और एफपीओ का स्कैम। आईपीओ जब कंपनी पहली बार अपने मार्केट में अपने शेयर लेके आती है उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ कहते हैं, और जब कंपनी मार्केट में ऑलरेडी शेयर होते हैं और दोबारा से पब्लिक के बीच में अपना इशू लेके आती है उसको फॉलो ऑन पब्लिक इशू पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ कहते हैं। और आपको बहुत ध्यान होगा जो लोग पुराने इन्वेस्टर हैं कि जब कंपनी पहले अपने इश्यूज लाती थी और प्रीमियम पे उन्हें कोई भी अपना एफपीओ या आईपीओ लाना होता था तो एक गवर्नमेंट एजेंसी थी द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, उसको अप्लाई करना होता था। वो एजेंसी उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करती थी और तब वो प्रीमियम डिसाइड करती थी। कई बार जो द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू उसका प्रीमियम कम डिसाइड करते थे, जिसकी वजह से कंपनी कई बार अपने इशू को कैंसिल कर देती थी, डेफर कर देती थी कि अभी हम नहीं लेके आएंगे। और जिन कंपनियों को लगता था कि उनका प्रीमियम उन्होंने सही डिसाइड किया है वो उसके साथ अपने इशू को लेके उस प्रीमियम के साथ जो कि गवर्नमेंट एजेंसी द कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू डिसाइड करती थी उसके ऊपर अपना इशू लेके आते थे। और जिसकी वजह से कंपनी कभी भी नाजायज या ओवर वैल्यूड प्रीमियम चार्ज नहीं कर पाती थी। सेबी 12 अप्रैल 92 को ऑपरेशनल हुई, गवर्नमेंट ने उसको पावर्स दी तत्कालीन सरकार ने कि वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करे। उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया जिसके विरोध में ब्रोकर्स ने स्ट्राइक कर दी। और ये वही पीरियड था 92 का जब हर्षद मेहता स्कैम भी खुला था। तो एक आम इन्वेस्टर को उस टाइम में दो वजह से नुकसान हुआ था, एक तो हर्षद मेहता स्कैम की वजह खुलने की वजह से और दूसरा मार्केट के स्ट्राइक होने की वजह से वो अपने शेयर बेच नहीं पाए। 100 रुपये का शेयर स्कैम की वजह से 50 रुपये रह गया, लेकिन वो 50 रुपये में इसलिए भी नहीं बिक पाया क्योंकि मार्केट में स्ट्राइक थी। उसके बाद 5 अगस्त 92 को सीसीआई डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया गया कि अब आगे से ये सब चीजें सेबी रेगुलेट करेगी। सेबी एक कदम था उस टाइम में इकोनॉमी को खोलने का कि वो इकोनॉमी को और हम बड़ा कर सकें, वर्ल्ड लेवल पे compete कर सकें। तब सेबी अपने पूरे ऑपरेशन में आ गई और उसके बाद उनको कंपनीज को फ्री कर दिया गया कि वो अपना कितना भी प्रीमियम लेकर आए, अपना इशू लेकर आए। उनको प्रीमियम डिसाइड करने के लिए, प्रीमियम की परमिशन के लिए गवर्नमेंट की कंसेंट की किसी भी एजेंसी की ज़रूरत नहीं थी। और राइट पे, इशू लाने पे, बोनस लाने पे, सब पे से रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई। और इवन डिबेंचर के इंटरेस्ट रेट पे से भी जो एक सीलिंग थी वो हटा दी गई। यानी मार्केट को पूरी तरह से फ्री कर दिया गया कि कंपनी को अगर लगता है कि वो अच्छा है तो वो उस काम को आगे उन रेटों पे अपना इशू लाए, पब्लिक उसे सब्सक्राइब करे या ना करे। उसी टाइम में आपको शायद ध्यान होगा रुपी कन्वर्ट किया गया, रुपी को कन्वर्टिबिलिटी आई, पहले पार्शियल आई फिर फुल्ली आई, यानी मार्केट को भी ट्रेडिंग के लिए वर्ल्ड लेवल पे ओपन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं एक आम इन्वेस्टर की अवस्था की, स्थिति की, उसकी स्टेट क्या रहती है। इंडियन मार्केट का जो इन्वेस्टर है, अगर मैं सही मायने में कहूं, उतना फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है। आज भी जो अपने आप को एक इन्वेस्टर दिग्गज कहते हैं कि हम इतने सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं, वो आज भी रूमर्स पे टीवी के सामने बैठ जाते हैं, पर्टिकुलर कुछ चैनल्स के सामने, उनमें से एक्सपर्ट के व्यू सुनते रहते हैं, उनको थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, मीडिया की रिपोर्ट के बेस के ऊपर वो किसी कंपनी में चाहे आईपीओ, चाहे एफपीओ हो, चाहे सेकेंडरी मार्केट हो, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टर जाता है तो वो जनरल, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, वो लोग अपनी पैसे को
बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। यानी एक किस्म से वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कैसीनो में एक स्पेकुलेशन होता है, उसी तरह से रातों रात अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं। किसी भी इन्वेस्टर को कंपनी की अंदर की स्टोरी पता नहीं होती है कि अंदर क्या हो रहा है। वो केवल मैंने जैसे बताया एक्सपर्ट व्यूज़ को सुनता है, समझता है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जिसको एक पर्टिकुलर कोई भी चैनल जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है रिकमेंड करता है, वो रिकमेंड के करने के 1 घंटे तक शेयर बढ़ता है। आप उसे खरीदिए, वो आपको पता चलेगा डाउन आना शुरू हो गया। खैर, अब ये स्कैम क्यों है, आईपीओ और एफपीओ का स्कैम क्यों है? जनरली जब कंपनी आईपीओ या एफपीओ लाती है तो एक सिंडिकेट होता है। सिंडिकेट होता है अंडरराइटर्स का, सिंडिकेटर होता है मर्चेंट बैंकर्स का, सिंडिकेट में होते हैं बैंकर्स, इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े इन्वेस्टर। एक अंडरराइटर कंपनी से कहता है कि मैं आपके इतने शेयर इस कमीशन के ऊपर मैं आपसे परचेज कर लेता हूं और मैं ये इशू को सब्सक्राइब करूंगा। और क्योंकि सेबी और गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी इसमें एक्टिव रोल अदा नहीं करती है, तो एक किस्म से ये जो बात रह जाती है, कंपनी, सिंडिकेट ऑफ अंडरराइटर्स और एक इन्वेस्टर, 3-4 लोगों के बीच में ये स्टोरी चलती है। गवर्नमेंट की एजेंसी इससे बिल्कुल बाहर रहती है। आपको और वो कंपनियां कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूएशन बढ़ा लेती हैं, दिखाती हैं। एक्सपर्ट्स, इवन उस सिंडिकेट में एक्सपर्ट्स भी होते हैं। वो एक्सपर्ट कहते हैं कि भी इसका फाइनेंशियल इतना अच्छा है, इसको इतना आईपीओ में इतना प्रीमियम इसका जस्टिफाइड है। इसी सिलसिले में 2010 में आपको शायद ध्यान होगा, सत्यम स्कैम हुआ था। सत्यम ने अपनी कंपनी को में फॉल्स प्रॉफिट दिखाए 7,000 करोड़ के, और उनका भी प्लानिंग कहीं ना कहीं आगे आईपीओ एफपीओ लाने का था, लेकिन वो स्कैम खुल गया। वो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर करी थी उसकी डिटेल्स। पेटीएम ने 1 रुपये का शेयर 2100 रुपये में लाए, जो शेयर आज की तारीख में 550 रुपये का ट्रेड हो रहा है। जोमेटो का 1 रुपये का शेयर 75 रुपये में आईपीओ में आया, जो आज 50 रुपये ट्रेड हो रहा है। ये तो सब हम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज की बात। अब गवर्नमेंट का एलआईसी को ही ले लीजिए। गवर्नमेंट की एलआईसी 950 पे आया, जो आज की तारीख में 600-650 रुपये शेयर काफ़ी समय से घूम रहा है। आपको ध्यान होगा 2008 में एक रिलायंस पावर का आईपीओ आया था। वो जो आईपीओ आया था उस टाइम में, उस आईपीओ की वजह से मैक्सिमम डीमैट अकाउंट खुले थे। हर एक को ये लग रहा था कि जब ये शेयर मार्केट में खुलेगा तो मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो सब आपको याद होगा ही कि वो क्या हुआ। इसी तरह से हिडनबर्ग की रिपोर्ट अभी आई, और उसी टाइम में चांस की बात है अडानी एंटरप्राइजेस का भी एफपीओ आया हुआ था, जिसका प्राइस था 3200 रुपये, और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वो शेयर 1600 रुपये रह गया, जिसकी वजह से वो सब्सक्राइब होने में दिक्कत आई। फिर भी कंपनी ने अपने, क्योंकि मैंने बताया एक सिंडिकेट होता है जिसमें अंडरराइटर्स, बिग इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंकर्स होते हैं, उन्होंने वो मेहनत करी और वो इशू कहने को सब्सक्राइब किया गया, जिसको वो कहते हैं कि 1.12 टाइम्स वो इशू सब्सक्राइब हुआ। अब मैं उसकी छोटी सी डिटेल बताता हूँ। इंस्टीट्यूशंस ने 1.26 किया, यानी अपने कोटे से, और जो कॉरपोरेट से बिग इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने कोटे से उसे 5 टाइम्स सब्सक्राइब किया, और रिटेल इन्वेस्टर ने अपने कोटे से मात्र 12% सब्सक्राइब किया। इवन कंपनी एम्प्लॉयज़ ने भी अपने कोटे से 55% सब्सक्राइब किया। ये इशू सब्सक्राइब तो हो गया, और इशू जब सब्सक्राइब हो गया तो एक किस्म से कंपनी की साख इशू सब्सक्रिप्शन होने से बच गई। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि भाई ये शायद सही नहीं है, तो ऑन द मोरल ग्राउंड उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया।
और अपने इशू को स्क्रैप किया। अडानी स्क्रैप्स फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ। ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड एफपीओ की मैंने भी आपको डेफिनेशन भी बताई। सेज गोइंग अहेड मोरली रॉन्ग। ये एक अच्छा स्टेप था कि इन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसी तरह से आपको जैसे मैंने बताया 2008 में रिलायंस पावर का इशू आया था, और रिलायंस पावर का जो इशू आया था वो उन्होंने उस टाइम में 450 में जनरल पब्लिक को दिया। वो खुला भी 350 के आसपास, और जब ये अनिल अंबानी ग्रुप का था तो अनिल अंबानी ने बाद में इसमें 3:5 का बोनस दिया कि भाई ये इन्वेस्टर को लॉस है, और लगभग इस शेयर का प्राइस 290 के करीब आ गया। मुझे अभी तक याद है ये शेयर मैंने 140 में मैंने भी सब्सक्राइब किया था, और मैंने 140 में सेल कर दिया, जो आज 14-15 रुपए के करीब घूम रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो प्रीमियम चार्ज हो रहे हैं वो कितने अनजस्टिफाइड हैं। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट का फर्क ये पड़ा, वो आपने कि आरबीआई ने सभी बैंकर्स से डिमांड करी है कि जो जो आपने अडानी ग्रुप्स को पैसा दिया है उसकी सबकी डिटेल्स उपलब्ध कराएं। पार्लियामेंट में हंगामा चल रहा है, वो एक राजनीतिक मसला है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इतनी बात जरूर कहूँगा कि एक आम आदमी के लिए रोल ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी को इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करके एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मार्केट में भी बना रहे, कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी बना रहे, फाइनेंशियल गवर्नेंस में भी बना रहे। तो गवर्नमेंट एजेंसी को कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि सेबी और इसी तरह की समतुल्य, जैसे पहले द कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू अथॉरिटी थी, इसी ही किसी अथॉरिटी से किसी भी कंपनी को अगर अपना प्रीमियम लाना है तो अपने फाइनेंशियल्स उस डिपार्टमेंट में सबमिट करे, और वो डिपार्टमेंट उनके प्रीमियम को डिसाइड करे कि ये प्रीमियम इतना चार्ज आपने कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को आईपीओ, एफपीओ और राइट इशू के प्रीमियम फिक्स करने चाहिए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये परिवर्तन आना चाहिए, और जो बड़े हाई प्रीमियम पे आ रहे हैं उनके ऊपर चेक भी होना चाहिए। तो यही एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, क्योंकि ये होता क्या है कि क्योंकि इसमें ये स्कैम इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि कह दिया गवर्नमेंट ने पॉलिसी है ये तुम्हारी, आप कोई भी अप्लाई करे, लेकिन इसमें मरता कहीं ना कहीं आम इन्वेस्टर है। चिट फंड बैन है, अगर किसी ने कर लिया तो वो स्कैम हो जाता है। मेरा सिर्फ बार बार एक ही बात को उठाना है कि ये चीजें सबको पता होती हैं, हर सरकार को पता होती हैं, तो इनको प्लग क्यों नहीं किया जाता, इनको बंद क्यों नहीं किया जाता। गवर्नमेंट का अगर किसी बैंक का 1000 करोड़ का भी लोन नहीं दिया तो वो स्कैम हो जाता है, लेकिन पब्लिक के साथ जो चीटिंग हो रही है, जैसे मैंने भी आपको कई सारे आईपीओ के बारे में बताया, क्या वो पब्लिक के साथ स्कैम नहीं है? लेकिन क्योंकि एक जनरल पब्लिक उसको कंप्लेंट नहीं कर सकती तो वो स्कैम का रूप नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि हायर प्रीमियम जो ये कंपनियां चार्ज कर रही हैं ये एक स्कैम है पब्लिक के साथ, और अगर सरकार इसको संज्ञान में लेकर तुरंत इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करे। बाकी बातें रेटिंग एजेंसी के बारे में मैं अगले वीडियो में करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया और मेरे विषय पसंद आए, कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरा मनोबल बढ़ाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।